Vedic astrology is the mother of all occult sciences. आगे भारत का भविष्य कैसे रहने वाला है? It's a beginning of Third World War. There is no substitute of hard work. Daily सुबह नहाने के बाद माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए। आपकी जो प्रोग्रेस जहां है वहां से ऊपर के लिए निश्चित है। स्टॉक मार्केट वाले पैसे कैसे कमाएं? स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके। दूध युक्त हलवा बनाइए। आसपास के जो आपके मंदिर हैं हनुमान जी के मोहल्ले में, वहां ले जाके हनुमान जी को भोग लगवाइए। साथ में एक हनुमान जी का तिकोना लाल झंडा जिसपे जय श्री राम लिखा है वो समर्पित कीजिए। क्या दोबारा चांदी में हम कोई पुल बैक देख सकते हैं ऊपर की तरफ? ये साल खत्म होते होते सोना मुझे 1.90-2 के बीच में दिखता है और चांदी भी 3.5 तक दिखती है। कोई ऐसे चीज जिससे पता चल जाए कि स्टॉक मार्केट आपके लिए बना भी है या नहीं बना? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स। दोस्तों, डीप टॉक्स यानी बातें पैसों की, बातें गहराइयों की। दोस्तों, पैसा है मूलभूत ज़रूरत। आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हम सबको चाहिए। और दोस्तों, यदि इस पैसे को कमाने के कुछ ऐसे साधन पता लग जाएं जो कि हमें हेल्प कर सकें तो जीवन आसान हो जाता है। दोस्तों, मेरा कहना ये है, बहुत बेवकूफ़ भरे हो लोग होते हैं जो ये कहते हैं पैसा तो हाथ की मैल है। और मैं उनसे कहता हूँ, भाई जितनी मैल है मुझे दे दो, क्योंकि दोस्तों ये मैल ही आदमी को तार देती है। पैसे को हम लक्ष्मी जी का स्वरूप बोलते हैं और कहते हैं कि पैसा जो है वो दुनिया की हर खुशी खरीद सकता है। एटलीस्ट मटेरियलिस्टिक खुशी तो खरीद ही सकता है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे रिश्तों को पैसे की वजह से बनते बिगड़ते देखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा है, भरपूर पैसा है, तो जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दोस्तों, पैसा कमाना ना कमाना, हम कहते हैं कि ये तो प्रभु की मर्जी है, शायद सितारों में यही लिखा था, शायद मेरे नसीब में यही है, शायद मेरा लक ये है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अपना लक भी बदल सकते हैं, अपने सितारों को भी मना सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा सितारे बदले जा सकते हैं, लेकिन हाँ, जीवन आसान किया जा सकता है। दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं बहुत ख़ास। आपने उन्हें कई दफ़ा देखा होगा और मेरे परम मित्र हैं संजय कथुरिया, उनके पॉडकास्ट में भी वो आमंत्रित रह चुके हैं। बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, पैसे की सरलता को बहुत आसानी से बताते हैं। ट्रेडिंग में आपको, ये ट्रेडर तो नहीं है लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि सोना कब ऊपर जाएगा, चांदी कब ऊपर जाएगी, देश की हालत क्या रहेगी, तेल बढ़ेगा, तेल घटेगा, ईरान वार कब होएगी और जाने क्या क्या। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इवेंट्स जो हैं आपके जीवन में, आपकी ट्रेडिंग में, आपके पैसे पर बहुत ज़्यादा असर लाते हैं। तेल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, सब लोगों की जेब में क्रंच आएगा, गाड़ियाँ सस्ती होएंगी, प्रॉपर्टी के रेट सस्ते होंगे। कहीं ना कहीं जियोलॉजिकल इवेंट है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इवेंट है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से प्रभावित है। तो आगे समझते हैं इनसे कि आने वाला एक साल कैसा रह सकता है और किस तरीके से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बाबूजी को मैंने संजय जी के उसमें देखा था और इन्होंने कहा था कि चांदी यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, उस वक्त चांदी करीब 1.5-2 लाख रुपए थी और वहाँ से 4 लाख तक गई। यही चीज़ मुझे बहुत प्रभावित कर रही थी और मैं रिक्वेस्ट कर रहा था बाबूजी से कि आप मेरे यहाँ आइए ताकि मेरी ऑडियंस, मेरी फैमिली का भी कुछ उद्धार हो सके। बाबूजी ने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, स्वागत करते हैं कथुरिया साहब का। राकेश कथुरिया जी नाम है, बॉम्बे में रहते हैं और बहुत अच्छे पहुँचे हुए एस्ट्रोलॉजर हैं। आज इनसे बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, सोने चांदी की, क्रूड की, देश की और कुछ एक मोदी जी की भी। तो बने रहिए और स्वागत करते हैं कथुरिया साहब का। नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत नमस्कार। और आप आए हमारे शो में, हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है। गुरुजी, मेरे मन में बहुत टाइम से एक विचार आता है, जैसे आप लाल किताब भी जानते हैं, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, आप न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, तो कौन सी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है? आपने तो कई चीज़ों का ज्ञान है आपको, तो उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभाविक हैं या न्यूमरोलॉजी की हैं या लाल किताब की हैं? लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं इस चीज़ को लेके। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारे वैदिक काल से चली आ रही है, यानी यूं कहें कि सतयुग से चली आ रही है। और हमारे सनातन धर्म की हर पुस्तक में, चारों वेदों में भी और जो हमारी पुराण हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत, सब में ये
जो है समाई हुई है, और इसी से जो कहा जाता है कि जो काल है, जो समय है, वो सबसे बलवान है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल अकल्ट साइंसेस, और उसी से बाकी सब डिराइव हुई है। जैसे जब हम कुंडली बनाते हैं वैदिक से बनाते हैं, परंतु लाल किताब में उसको आगे बढ़ाया जाता है अलग सिद्धांत से। तो क्लैरिटी प्रेडिक्शंस में बातों को समझने में और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह जैसे न्यूमेरोलॉजी है, उसमें अंकों के साथ ग्रह संबंधित हैं, और ग्रहों के साथ लाल किताब में देवी देवता संबंधित है। तो एक नेटवर्क बनता है। ऑल आर कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर हम सबका पूरा गाइडेंस ले लेते हैं तो हमारा विजन बहुत क्लियर हो जाता है और हमारी सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बाबूजी, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं और अब तक उत्तेजित भी हो गए होंगे जानने के लिए कि आगे भारत का भविष्य कैसे रहने वाला है। क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, क्या स्टेबिलिटी रहेगी। कुछ मैंने देखा पंडित लोग इंस्टाग्राम पे ही बोलते हैं कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ बोलते हैं देश बहुत अच्छा चलेगा, कुछ बोलते हैं देश की स्थिति ठीक नहीं रहेगी क्योंकि मोदी जी अगर नहीं रहेंगे तो कोई और गवर्नमेंट आएगी तो हो सकता है मज़ा ना आए। तो क्या हकीकत है, मतलब आपका क्या इस पर दृष्टिकोण है और आपके हिसाब से सितारे क्या बोलते हैं? 2014 के बाद देश की प्रगति और स्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, और पूरे विश्व का जो हमारे भारत में विश्वास है वो बढ़ता चला जा रहा है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही है। हमारी इकोनॉमी 2014 में 11 नंबर पे थी, अब चौथे पे आ चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है और प्रूफ है हमारी स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ का। और हमारा टारगेट जो है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। इकोनॉमी ही नहीं, हम 3rd लार्जेस्ट पावर भी हैं इस समय। आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारा रुतबा है, भारत की सरकार स्टेबल है, उनकी से है। अब जहाँ तक ज्योतिष के संबंध से हम देखते हैं, मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है। उनकी वृश्चिक लगन है और लगन में ही मंगल है, यानी लग्नेश लगन में बैठा है, तो उनकी जो व्यक्तित्व की जो स्ट्रेंथ है और जो प्रभाव है वो स्पष्ट दिखता है। चंद्रमा भी वहीं बैठा है, वृश्चिक राशि है। जब राशि और लगन सेम हो जाता है तो यूं कहिए कि डबल इंजन की सरकार, यानी सिंक्रोनाइज हो गया। हालांकि चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक में, लेकिन शशि मंगल योग बनता है। चंद्रमा और मंगल बड़े परम मित्र हैं, और जब लग्नेश मंगल साथ में है और ये केंद्र भाव है तो चंद्रमा का नीच भंग हो जाता है, और चंद्रमा मोदी जी के भाग्य का स्वामी है। और जो उनकी महादशा मंगल की चल रही है, भारत देश की भी मंगल की चल रही है। मोदी जी की 2028 तक मंगल की महादशा चलेगी, उसके बाद उनकी राहु की महादशा प्रारंभ होगी। राहु उनके पंचम भाव में है और ये भी राजयोग कारक है, और ये बहुत क्लियर है कि 2031-32 तक मोदी जी ही रूल करेंगे और 2029 का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पूरी स्टेबिलिटी है। अच्छा, कंडीशन अप्लाई। आपका जो सवाल है कि कुछ ज्योतिषी ये कहते हैं कि वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, दिस इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर वो कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, वो उनकी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन आ सकती है? 2027 के जुलाई में भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। नया राष्ट्रपति हमें अपने लिए चाहिए होगा। 2027 के फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में यूपी के चुनाव हो जाएंगे और योगी जी फिर प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। योगी जी का कार्यकाल अभी 2 दशक और है आगे। अच्छा, आपको मैं यही बता दूं। तो एक ऑप्शन ये आएगी कि पार्टी आग्रह करे मोदी जी को कि आप आ जाइए सर्वोच्च पोजीशन पे,
प्रेसिडेंट बनिए। तो वो प्रेसिडेंट के लिए एग्री करते हैं, रिजाइन करेंगे, तो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, पर वो उनकी ऑप्शन से नहीं हुआ। जी जी, सिर्फ ये कहना कि कार्यकाल पूरा नहीं होगा, इसमें कुछ नेगेटिविटी है। मतलब ही विल बिकम इवन मोर पावरफुल। और फिर इनकम्बेंट कौन होंगे प्रधानमंत्री पद के लिए? बहुत स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ ही होंगे। और वैसे भी प्रधानमंत्री बनने का रास्ता वाया यूपी ही जाता है, और वो यूपी के ही हैं, और सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं आज तक के यूपी के, जिन्होंने पूरे माफिया को ख़त्म कर दिया, एंटी सोशल एलिमेंट को ख़त्म कर दिया, प्रोग्रेस की नई ऊंचाइयां छू गए हैं। ये उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना दिया है उन्होंने, ये स्पष्ट है। और फिर उस समय जो मोदी जी हैं 2032 तक राष्ट्रपति रहेंगे, और जो मुख्य प्रधानमंत्री योगी जी होंगे उनमें भी वो उनके मार्गदर्शन से ही काम होंगे। तो ये पोजीशन बन सकती है, और योगी जी उसके बाद प्रधानमंत्री बनते चले जाएंगे। और योगी जी की शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र उनका सिंह लगन है, शुक्र उनके कर्म और पराक्रम भाव का स्वामी है। और अभी ये महादशा सिर्फ 1.5 साल पहले शुरू हुई है। शुक्र की महादशा सबसे लंबी होती है, 20 ईयर्स की होती है, यानी लगभग अगले 18 साल तक वो शासन करते रहेंगे। और वो विकसित भारत का जो ड्रीम है 2047 में, 3rd इकोनॉमी पावर, 3rd मिलिट्री पावर, उसके जो साक्षी होंगे, वो जिसके जो लीडर होंगे, उस समय योगी जी ही होंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट पे भी आ रहा हूँ, बने रहिएगा। मुझे पता है आप लोगों को ऐसा लग रहा है हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स भी थोड़ी जाननी ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट स्टेबल पॉलिटिक्स स्टेबल होने के बाद ही होती है। जी हाँ। तो आपको लगता है 2027 में योगी आदित्यनाथ पहले यूपी का चुनाव जीतेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं? बनेंगे, और 2029 में फिर प्रचंड बहुमत से लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। गुरुजी ये बताइए, जैसे ये तो आपने बताया कि उनके स्टार्स देख के कि वो इनके ऊपर शुक्र की महादशा है 20 साल की आगे की, और जैसे मोदी जी के ऑलरेडी राजयोग है, तो जैसे हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लेमैन, अगर किसी के स्टार्स इतने अच्छे नहीं हैं तो क्या वो रेमेडीज से इतने अच्छे स्टार्स अपने कर सकते हैं? रेमेडी से आप अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आज सबको राजयोग चाहिए, सबको ये चाहिए कि हमारे पास धन आए, तो क्या इन रेमेडीज से, अकल्ट साइंसेस से हमारा अपना इम्प्रूव हो सकता है? टोटल हो सकता है। जैसे कि मैं योगी जी की ही बात आगे बढ़ाऊंगा, उनका सिंह लगन है, उनके पंचम भाव में अपनी राशि धनु का गुरु है। गुरु की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन। और जब गुरु धनु में होते हैं तो उनका जो है ना चिन्ह धनुष होता है, यानी वो जो हैं, जो गुरु द्रोणाचार्य उस रूप में है। जब धनु में गुरु है तो वो द्रोणाचार्य यानी युद्ध और शक्ति, और उसका फोकस अपने टारगेट पे। और लाल किताब ये कहती है जिसके पंचम भाव में शुभ का गुरु होगा, पंचम भाव का कारक गुरु है लाल किताब के हिसाब से, और पंचम पक्के घर का मालिक सूर्य है। तो जिसके पक्के पंचम घर में गुरु होगा उसका उत्थान या तो उसका गुरु करवा देगा या राजा करवा देगा। अब आप गहराई को समझिए, साधारण परिवार से आते हैं, वो गुरु गोरखनाथ जी के मठ में गुरु चरणों में समर्पित हो गए, सन्यास ले लिया। उसके बाद गुरु की दृष्टि उन पे पड़ गई। कहते हैं जहां गुरु की दृष्टि पड़ जाए वहां अमृत बरसता है। उन पे साक्षात गुरु की दृष्टि पड़ गई, उन्होंने कोई योग्यता देखी। वो मेंबर पार्लियामेंट बनते थे जो गुरु थे उनके, यो गोरखपुर से। उन्होंने पहले जब वो पद छोड़ा, चुनाव में आगे कर दिया योगी आदित्यनाथ जी को। ये बहुत कम उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। गुरु कृपा से गुरु उत्थान करेगा। शब्द बोलते हैं, लाल किताब में प्रेडिक्शन नहीं होती, स्टेटमेंट होती है। गुरु ने उत्थान कर दिया। जब जो हैं गुरु ब्रह्मलीन हुए, उनको अपनी सत्ता भी दे दी, महंत का पद भी उनको दे दिया। तो यूं लाल किताब की शब्दावली कैसे चलती, गुरु ने उत्थान कर दिया गुरु ने उत्थान, या राजा करेगा। उसके बाद वो किसकी दृष्टि में आए? मोदी जी राजा हैं आज के दिन।
तो राजा ने भी उनका उत्थान किया, वो मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको उन्होंने कहा नहीं आप ये मुख्यमंत्री का पद संभालिए। शब्द जो गहराई है ज्योतिष की, वैदिक और लाल किताब जब कंबाइन करते हैं ना, वैदिक इज द साइंस एंड लाल किताब इज द टेक्नोलॉजी, एंड वी हैव ए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आल्सो। तो ये उत्थान हो रहा है, आगे का उत्थान भी उनका राजा करेंगे, अपना पद उनको देंगे। जिस तरह महंत ने, गुरु गोरखनाथ के आश्रम के महंत ने, मठ के महंत ने अपना पद उनको दिया, मोदी जी भी अपना पद योगी जी को देके आगे राष्ट्रपति बनेंगे। तो आपकी जो बात है कि कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, इट इज इन ए वेरी पॉजिटिव सेंस आई एम एक्सप्लेनिंग। पैसे की कमी सबको है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो कोई हो। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, बिल्कुल ठीक बात है। तो बाबूजी मुझे ये बताइए कि अभी हम ट्रेडिंग पे भी समझेंगे, लेकिन हम एक मूलभूत आधार, जैसे मैंने कहा पैसा एक मूलभूत आधार है जीवन का। आज जो आदमी 1 लाख कमाता है उसको भी शॉर्टेज ऑफ मनी है, जो 50,000 कमाता है उसको भी शॉर्टेज ऑफ मनी है, और जो 5 लाख कमाता है उसको भी पैसे की अर्चना ज़्यादा है। एलन मस्क को भी डेली उठ के यही देखना होता है कि आज मैं रेवेन्यू और कैसे बढ़ा सकता हूं। अंबानीज भी यही देखते हैं। बिल्कुल। आम आदमी की क्या बात है। तो मेरा कहना यह है कि कोई 1-2 ऐसी रेमेडी दीजिए जो जितने भी लोग हैं, सर्वसाधारण लोग हैं, अगर वो 1000 कमाते हैं तो 5000 कमाने लग जाए, 5000 कमाते हैं तो 50,000 कमाने लग जाए, 50 कमाते हैं तो लाख कमाने लग जाए, और उनका स्केल ऊपर को जाए। आप मुझे 1-2 रेमेडी कोई लाल किताब की दे दीजिए और एक कोई वैदिक दे दीजिए, जो मतलब जनरलिस्ट हो। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ लग्न वाला कर सकता है या शनि वाला कर सकता है या शुक्र वाला कर सकता है, जिससे जन कल्याण का भला हो, जो मानव मात्र के लिए, जो मानव मात्र के लिए जन कल्याण हो। क्योंकि देखिए क्या है, अब गुरुजी मैं ये तो नहीं कह सकता आपसे कि भाई एक ऐसी दे दीजिए कि जिसकी शुक्र की महादशा चल रही है उसके लिए दे दीजिए, या कोई पारस पत्थर दे दूं, लोहे को टच करते जाओ सोना बनता जाए, ऐसा तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा दे दीजिए, मतलब जिससे कि वो एक कहावत है ना, मतलब कहावत कह रहा हूँ, वो हम लोगों में पंजाबी हैं हम लोग, तो वो कहते हैं सर्वदा भला, यानी सर्वदा भला, सर्वदा तेरे भला, भाने सर्वदा भला। बस तो सबका भला हो जाए, सबका कुछ कल्याण हो जाए। जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है उसको एटलीस्ट ये लगे कि चलो आज मेरे जीवन में कुछ चेंज होने की एक राह मिली। नानक नाम चढ़दी कला, बस, तेरे भाने सबदा सर्वदा भला। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न मेरे दिल के बहुत करीब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी। जी जी। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये मैं कहूंगा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। बिल्कुल ठीक जी। दूसरी मेरी स्टेटमेंट है, इफ यू हैव डिसिप्लिन लाइफ, लाइफ विल गिव यू डिसेंसी एंड डिग्निटी, एंड इफ यू टेक इट इन ए कैजुअल वे, यू आर बाउंड टू गेट कैजुअलिटी, चॉइस इज योर्स। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। लाल किताब एक संविधान है, उसका हमें पालन करना है पहले, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वो सबसे पहली स्टेटमेंट ये देती है, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद लें, अपने भाई बहनों से अच्छे संबंध रखें, उनसे कोई धोखाधड़ी बेईमानी ना करें, किसी से फ्री में कुछ ना लें। और उसके आगे कहते हैं, जो आसपास के आपके जीव जंतु हैं, जैसे गाय है, कुत्ता है, बकरी है, बंदर है, आपके चींटे चींटियाँ हैं, कौवा है, पक्षी हैं, मछलियाँ हैं, ये आपके सराउंडिंग में होते हैं। स्ट्रीट डॉग होंगे, गाय होगी, पक्षी होंगे, ये तो हर जगह हैं। हर पेड़ के नीचे चींटे चींटियाँ हैं, आप उनकी सेवा कीजिए। कितना सरल बताया है। अब जैसे गाय की सेवा करते हैं, हमारे शास्त्रों में कामधेनु गाय की कल्पना है, और भगवान श्री कृष्ण को गोविंदा कहा जाता है। उन्होंने गाय की सेवा में अपने आप को समर्पित किया हुआ था। तो गाय की सेवा में बहुत सुख है सबके लिए। मैं कॉमन बता रहा हूं, जनरल। गाय शुक्र है,
और गाय का आशीर्वाद आपको मिल गया तो आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, धन भी बढ़ेगा। और मेरा अपना अनुभव है, मेरे हज़ारों क्लाइंट्स का अनुभव, फीडबैक आती है, मेरे पॉडकास्ट देख के लोग मुझे फीडबैक देते हैं, वहाँ से वो उपाय उठाते हैं, करते हैं, और उनको इतने ज़बरदस्त बेनिफिट होते हैं, वो थैंकफुल होते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। अच्छा, आज गाय जो होती है शुक्र होती है, शुक्र लक्ष्मी माता है। कनेक्ट भी कर देता हूँ। कौवा जो है वो शनि का पक्षी है। शनि कर्म फल दाता है। आपकी जो भी रोजी रोटी है कर्म है। हालांकि हम यहाँ मीडिया में हैं, इसके जो कारक हैं बुध और राहु हैं, लेकिन कर्म, ओवरऑल कर्म पे जो होल्ड है वो शनि का है। वो ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं, CJU, चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स है। तो कौवा उनका पक्षी है, उसकी सेवा होती। सेवा कितनी सरल है, रोटी तो देनी है, बिस्कुट देना है, कुछ और देना है खाने को, उसकी सेवा हो गई, आपकी सफलताएं बढ़ने लगेंगी। चींटे चींटियां पाताल से आते हैं, राहु केतु के हैं। आपने एक कटोरी आटा, एक कटोरी चीनी, थोड़े काले तिल डाले, मिक्स किया और वहां डाल दिया, आपने उनका भंडारा कर दिया, हजारों चींटे चींटियां खा जाएंगे। इतने में तो आप 1000 जनों का भंडारा करो, इंसानों का। अब क्या है, वो बेजुबान है, उसी में वो खुश हो गए। ये जो हम लोग बदजुबान है, खा पी के भी नुक्स निकालेंगे, यार ये ठीक नहीं था, टेस्ट इसका ये तो बहुत बेकार था। तो उनका करो ना, जो बेजुबान है और जिनके आशीर्वाद लगते, वो पाताल में जाते हैं। आप कहाँ कनेक्ट हुए? पाताल लोक में। धरती पे आपने कुत्ते को दिया, कुत्ता केतु का प्राणी है, वो नेकी का फरिश्ता है। आपने कुत्ते को क्या रोटी दे दी, बिस्किट दे दिया, दूध पिला दिया, देखिए फलित होने लगे। लोग कंगाल से अरबोंपति बने हैं ये उपाय कर करके। कुंडली एक साइड में रख दीजिए, कुंडली को हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, पीपल का वृक्ष, भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ हूं, अर्थात पीपल। पीपल में हमारे पितरों का वास है, शनि देव का वास है, पिपलाद ऋषि का वास है। सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गई आपकी। और लाल किताब में गुरु 5 पक्के घरों के कारक हैं। सेकंड हाउस धन का, वाणी का, परिवार का। पंचम भाव आपकी एजुकेशन का, आपके पुण्य का, आपके गुरु का, आपकी हायर अथॉरिटी का, एजुकेशन का, रोमांस का, उसमें बहुत कुछ है। पंचम में गुरु था, अथॉरिटी मिल गई, योगी आदित्यनाथ कहाँ पहुंच गए। नवम भाव भाग्य का स्वामी, उसका कारक और मालिक दोनों गुरु हैं। लाभ स्थान एकादश का मालिक शनि है, कारक गुरु है। द्वादश का कारक गुरु है, मालिक भी है, गुरु कारक भी है, और साथ में राहु भी है। तो यानी आपने पीपल के पेड़ को अगर सिंपली हल्दी युक्त जल चढ़ा दिया रोज, एक्सेप्ट संडे, संडे इज हॉलीडे फॉर पीपल आल्सो, आप देखिए आपके ऊपर गुरु कृपा बढ़ने लगेगी, पितरों की कृपा बढ़ने लगेगी, पिपलाद ऋषि की कृपा आएगी, शनि देव जी की कृपा बढ़ने लगेगी। 6 महीने में फील आ जाएगा। पक्षी हैं, वो दाना चुग के जाते हैं कहाँ? आकाश की तरफ। नीला आकाश राहु का है, और उसमें जो हवा है वो गुरु है। ये भेद हैं ज्योतिष के। तो आपने उनको दाना डाला, दाना चुग के ऊपर जाते हैं ना, आपकी अप्रेजल करते हैं कि हमारी इन लोगों ने सेवा की है, इनके ऊपर कृपा कीजिए। आकाश से कृपा बरसा देते हैं। पाताल से कृपा कौन लाए? चींटे चींटियां। आकाश से कृपा लाए पक्षी। धरती की सरफेस से कृपा लाए आपका कुत्ता, बंदर, गाय। बंदर को आप गुड़ खिलाइए, आपका सूरज अच्छा होने लग जाएगा। अब मछलियां, आप फॉरेन गए होंगे, बहुत बार गए होंगे, सभी बहुत लोग जाते हैं, क्या कहते हैं? कहाँ गए थे? ओवरसीज। भाई तुम तो हवा में उड़ के गए थे, सीज कहाँ से आ गए? कहाँ सीज जाता है? यानी समुद्र के ऊपर से गए, और समुद्र में जल है। अब जल तत्व से कनेक्ट होना कितना ईजी है आपके लिए। मछलियां हैं, आपके घर के आसपास कोई तालाब है, आप कभी कभी आटे की गोलियां बना के वहाँ डालिए, जैसे ही फीड करना शुरू करेंगे वो भाग के आती हैं। मेरा अपना अनुभव है, और इतना खुशी से खाती हैं। आप जल तत्व से कनेक्ट हो गए, आपके ओवरसीज के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, आपके जहाज जाते हैं कहाँ से? पानी के अंदर से। आप लोगों को उनकी ब्लेसिंग आने लग जाएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय आप करिए, और आपको जो सुविधा हो, सारे नहीं कर सकते, कोई 1-2 पकड़ लीजिए। मैं उदाहरण देता हूँ,
मैं बताता हूं कि 7 ग्रेन मिक्स करके पक्षियों को डालो, राहु के दोष दूर होंगे और आपको समृद्धि आएगी। फॉरेन से मुझे कॉल आती है कुछ 1 महीना पहले, आई एम सो एंड सो, यूएसए से कॉल थी कि गुरुजी मैंने आपका पॉडकास्ट देख के 7 ग्रेन का शुरू कर लिया, मैं बहुत परेशानी में था और मुझे 6 महीने हो गए और मुझे काफ़ी राहत आ गई। मुझे धन्यवाद किया, कहते गुरुजी मैं अपनी पूरी डिटेल भेज रहा हूँ, आपकी जो दक्षिणा है बताइए क्या है, मैं भेजता हूँ, आप पूरी गाइडेंस कीजिए मुझे कि आपके एक उपाय से इतना चमत्कार हो गया, फुल गाइडेंस से तो कितना फायदा होगा। तो आप अपनी सुविधा से कोई एक उपाय पकड़ लीजिए और इसमें एक मास्टर स्ट्रोक ये है, डेली सुबह नहाने के बाद माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए। ये उपाय कीजिए, आपकी जो प्रोग्रेस जहां है वहां से ऊपर के लिए निश्चित है। गुरुजी जैसे आपने उपाय बताए, इसमें जितने भी उपाय हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए, हम लोग जैसे हिंदू धर्म में हम सुबह उठ के पहली रोटी जो हमारी बनती है वो गाय की ही बनती है, आखिरी रोटी जो बनेगी वो कुत्ते की ही बनेगी, ये जनरल चलता है। या जैसे हर शनिवार को हमारी मदर्स हमसे दान ज़रूर कराती थी, शनिदेव जी को दे दिया, ऐसे कर दिया। सिर्फ एक रेमेडी है जो नहीं हो पाती, वो ये है कि कुत्ता हाथ से नहीं खाता। ये बहुत लोगों की दिक्कत है कि जैसे लोग बताते हैं कि कुत्ते की रेमेडी करनी चाहिए, लेकिन अगर हम कुत्ते को कुछ भी खिलाते हैं वो हमसे नहीं खाता। ये इसका क्या उपाय है फिर? इसका उपाय ये है, देखिए अभी जो फ्लैट सिस्टम हो गया है, तो या तो अगर आप कुत्ता पाल सकते हैं, विच इज़ रियली डिफिकल्ट, बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो जाती है। अब स्ट्रीट डॉग के लिए अपने जैसे पहले तो सिंपल घर होते थे ना, फ्लैट सिस्टम नहीं होते थे, तो आपने एक बर्तन समझो, स्टील का एक बर्तन ले लिया बड़ा सा, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया, थोड़ी सी उसमें ब्रेड या रोटी डाल दी, आप अपने दरवाजे पर रख दीजिए, कुत्ता खा के जाएगा ही जाएगा। दूध ब्रेड जो है ना खा के जाएगा। चलते चलते जैसे हम कभी कुछ देते हैं, उसका पेट भरा हुआ है, वो नहीं खाता है। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने भी नोट की है। उसके लिए आप हफ्ते में 1 बार 2 बार इस तरह से दूध और ब्रेड डाल के रखिए अपने बिल्डिंग के सामने, चाहे किसी भी फ्लोर पे रहते हैं, पेड़ है पेड़ के नीचे रख दीजिए और बाद में वो बर्तन खाली हो जाएगा तो उठा ले जाइए, खा लेगा। दूध ब्रेड अगर डाल के रखेंगे वो जरूर खाएगा। रोटी नहीं खाता? रोटी नहीं खाता, दूध ब्रेड डालिए, वो खा लेगा। या उनके स्पेशल जो डॉग बिस्किट आते हैं वो उसको खा लेगा। उनकी भी स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया है। आजकल जैसे ऐसे मुंह मार देते हैं कि रोटी तुम खाओ, मैं नहीं खाता। बच्चे जैसे आजकल रोटी को बना करते हैं लेकिन चाउमीन पाव भाजी खा लेते हैं। एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड उनका आ गया है, क्योंकि वो हमारे से आत्मा से भी जुड़े हुए हैं, तभी तो उनकी सेवा में ये सारे सुख निहित हैं। क्योंकि कुत्ता केतु है और केतु आपकी संतान है। आपने कहा ना बच्चे, तो बच्चे वही हैं कनेक्टेड उनसे। बच्चे आसानी से बात मानते नहीं, आसानी से नहीं मानते। आप कुत्ता घर में पाल लिए, बच्चे की तरह आप नटखट हो जाएगा, वो नोटी हो जाएगा, आपको तंग करता रहेगा। गुरुजी, जो मेरी ऑडियंस है वो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है। जी हाँ। तो जैसे आपने एक बार पहले भविष्यवाणी की थी कि भाई चांदी में बहुत अच्छा राइज आने वाला है और बहुत लोगों ने उसका लाभ भी उठाया, मैं भी जानता हूँ कुछ लोगों को, और फिर उसके बाद वो 4 लाख 4.25 लाख तक गई और फिर वहाँ से वापस 2.5 लाख पे आ गई, और अब जो लोग थोड़ा ऊपर में थे वो फंस गए हैं। तो क्या दोबारा चांदी में हम कोई पुल बैक देख सकते हैं ऊपर की तरफ, या चांदी में लोगों की चांदी कब होगी? और वो आप सही कह रहे हैं, बहुतों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया उस पॉडकास्ट को देख के। मेरे भी कई क्लाइंट हैं, उनके धन्यवाद के फ़ोन भी आए और कहते गुरुजी हम कुछ दक्षिणा भेजने चाहते हैं, हमने 50 लाख कमा लिए हैं आपकी इस गाइडेंस से। तो खुशी से उन्होंने कुछ दक्षिणा जो है, मैंने कहा वो देखो आपने मेरी दक्षिणा दे दी है, वो आपका मुकद्दर है। बोले नहीं, वो आपकी गाइडेंस हो। तो कुछ लोगों ने इतने थे अच्छे कि मुझे दक्षिणा भी कुछ एडिशनल भेजी उन्होंने बाद में। तो अब जो ग्रहों का मूवमेंट है, जो मेटल को कंट्रोल करता है, वो सबसे ज़्यादा है जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, मंगल और सूर्य। ये 3 मेटल को ज़बरदस्त कंट्रोल करते हैं। और इस समय जो सूर्य हैं वो अपनी उच्च राशि मेष में चल रहे हैं और ये 15 मई तक चलेंगे। जो मंगल हैं वो अभी शनिदेव जी के साथ मीन राशि में हैं, वो 11 मई को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में आएंगे और मेष में ऑलरेडी मैंने बताया सूर्य हैं। तो वो मेष के मालिक मंगल ही हैं, उनके घर में सूर्य मेहमान बन के आए हैं तो उच्च के हैं। अब वो मेहमान तो आ गए हैं लेकिन मकान मालिक वहाँ अभी आए नहीं है,
तो इंतजार कर रहे हैं, तो वो 11 को आएंगे, 4 दिन के लिए वो इकट्ठे होंगे। जो मंगल और सूर्य, जबरदस्त अंगारक योग बनेगा। अब अंगारे का मतलब तो लोग जानते ही हैं, बड़ा पंजाबी में बड़ा कॉमन यूज्ड है। तो आकाश में गर्मी जो बढ़ेगी और अंगारे भी बरस सकते हैं, बरसे हैं अभी पिछले दिनों आकाश से अंगारे, आग बरसी है कई जगह, वो फिर खतरा बना हुआ है। और वो 15 मई को सूर्य आगे बढ़ जाएंगे और बुध भी इस समय मेष में है, बुधादित्य योग रहेगा और अंगारक योग रहेगा। राजा लोग ईगो में गलत डिसीजन कर जाएंगे। और जो गुरु हैं वो मिथुन राशि में हैं, वो 2 जून को अपनी उच्च राशि कर्क में आएंगे और वो अतिचारी यानी बहुत तेजी से चलेंगे। 30 अक्टूबर तक वो कर्क में रहेंगे। वो पीरियड जो होगा, वो पीरियड मेटल के लिए उतार चढ़ाव का बहुत जबरदस्त पीरियड होगा। आप पकड़ लीजिए मई से लेके अक्टूबर तक का, उसमें बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी और ओवरऑल सोने और चांदी के भाव बढ़ेंगे। सोना मुझे एक 80-90 के बीच टच होता दिखता है और चांदी जो है 3 और 3.5 के बीच में दिख रही है। इस ड्यूरेशन में फ्लक्चुएशन भी होगी, ऊपर नीचे के झटके जो होते हैं ना, कहते हैं ना सोना लुढ़क गया, ये सब हिंदी पेपर में लिखा होता। मैं बचपन से कि भाई सोना कैसे लुढ़क गया, मुझे उस समय समझ नहीं आती थी, 6ठी-7वीं क्लास में। अब समझ आती है कि सोना कैसे लुढ़क गया, चांदी जो है उछल गई। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये इस साल हर 3 साल के बाद सनातन में एक आता है हमारा पुरुषोत्तम मास, करेक्शन फैक्टर होता है, बहुत गहरी कैलकुलेशन है मैथमेटिकल ये। और इस वर्ष अभी आज से ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो गया है। ज्येष्ठ मास में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सनस्ट्रोक होता है, लू से लोगों की जान भी जाती है, हम सुनते हैं न्यूज़ में। ये वो महीना है और अगर इसको दुगना कर दिया जाए तो सोचिए कितनी गर्मी होगी। तो इस बार जो अधिक मास है, जिसे मल मास भी कहते हैं, वो ज्येष्ठ है, यानी इस बार ज्येष्ठ के महीने 2 मिल रहे हैं। और ये मल मास में एक महीना बढ़ता है, लेकिन हर बार ये महीना अलग अलग होता है। यानी ये ज्येष्ठ का जो महीना है वो फिर कई साल बाद पुरुषोत्तम मास में आएगा, ये नहीं कि अगले 3 साल बाद यही आएगा। और इसमें बहुत गर्मी पड़ेगी, बहुत अंगारे बरसेंगे और इसमें मेटल के रेट भी बहुत फ्लक्चुएट होंगे। और ये महीना शुरू हो रहा है 17 मई से लेके 15 जून तक। ये जो है अधिक ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास है। ये कुछ अधिक है तो गुरुजी हमारे व्यूअर्स के लिए भी कुछ अधिक होना चाहिए, तो इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं? ये जो अधिक ज्येष्ठ मास आ रहा है, देखिए हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान तो है ही है, हो सकता है किसी के लिए अच्छा ना हो, लेकिन मुझे पता है कि आप कोई ना कोई युक्ति ऐसी दे देंगे जिससे कि ये जो अधिक मास है या मल मास है या ज्येष्ठ मास, अधिक ज्येष्ठ मास है, ये लोगों के लिए अधिकता ले आए। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और इस बार तो ऑफर है एक के साथ एक फ्री। वाह क्या बात है, क्योंकि ज्येष्ठ मास एक के साथ दूसरा ज्येष्ठ मास फ्री। और ये मैं बता दूं, हमारे सनातन के हिसाब से ज्येष्ठ मास में जो दिन का साइज है ना, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा दिन है 22 जून होता है जी, वो इसी में आता है, जी जी जी, ज्येष्ठ मास में। और इस मास में जो मंगलवार आते हैं वो बहुत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ मास सबसे गर्म महीना है और मंगल जो है फर्नेस है, ये सबसे बड़ा अग्नि गर्म तत्व है, यस। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो और मंगलवार मंगल का है, तो इस जो हर साल ज्येष्ठ मास के मंगलवार क्या होंगे, मास में 4 होंगे, बहुत हुआ तो 5 होंगे, कभी कभी 5 हो जाते हैं। तो उन मंगलवार के जो उपाय करने से, यानी हनुमान जी की भक्ति करने से आपके फायदे बहुत बढ़ जाते हैं। तो कब से है गुरुजी ये इस बार जो है डेट, आप एक बार फिर से बता दीजिए। मैं सारी डेट्स बताऊंगा। तो एक के साथ एक फ्री, यानी इस बार 2 ज्येष्ठ माह है तो मंगल भी 8 मिल गए, तो मंगल ही मंगल है। करना क्या है आपको, ये जो शुरू हो रहा है ये 5 मई से पहला मंगलवार है जी, 5 मई, 12 मई, 19 मई, 26 मई, ठीक है, 2 जून, 9 जून, 16 जून और 23 जून
तारीख नोट कर लीजिए, ये 8 स्पेशल मंगलवार हैं, ये बड़े मंगलवार हैं, ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठ बड़े मंगलवार। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके लिए एबेंडेंस का रास्ता यहीं से खुल रहा हो। ये डेट गुरुजी ने सारी बताई है, ये नहीं कि एक जनरलाइज बताई हो, सारी डेट्स बता दी हैं। अगर नहीं सुनी है तो दोबारा पीछे जाइए, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है जैकपॉट यही हो। जी हाँ, और इन हर एक मंगलवार को आप घर में हलवा बनवाइए जो दूध डाला हो, दूध युक्त हलवा बनाइए, और आप आसपास के जो आपके मंदिर हैं हनुमान जी के मोहल्ले में, वहाँ ले जाके हनुमान जी को भोग लगवाइए। साथ में एक हनुमान जी का तिकोना लाल झंडा जिस पर जय श्री राम लिखा है वो समर्पित कीजिए। भोग लगवाने के बाद आप पंडित जी को बोलिए वहीं प्रसाद भक्तों में बांट दें और थोड़ा सा अपने लिए ले लीजिए। 8 मंगलवार ये लगातार करना है, भूलिएगा नहीं, हलवे में दूध जरूर डालना है। मतलब सूजी का जो हलवा होता है उसमें थोड़ा सा दूध पानी डालते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा आधा दूध पानी ये अवश्य डालना है, क्योंकि अगर दूध नहीं डाला पूरा फल नहीं मिलेगा, ये गहराई है इसकी। और वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए, जैसे हम बात कर रहे हैं आपस में उस तरह वो हनुमान जी से बात करें, उनकी क्या समस्या है, क्या चाहते हैं, क्या दुख है, उसके लिए प्रार्थना करें हनुमान जी से 8 मंगलवार लगातार भोग लगाने के बाद। और अगर आप समर्थ हैं तो इन 8 मंगलवारों में किसी एक मंगलवार में सुंदरकांड का पाठ कराइए, भंडारे का आयोजन कीजिए, आपके भंडारे और अधिक भर जाएंगे। और जिस तरह आप ध्वजा लहराएंगे हनुमान जी की, आपकी भी ध्वजा लहरेंगी। आप करके देखिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों एक सुनहरा अवसर आ रहा है और डेट बहुत नज़दीक है, करके देखिए, हो सकता है लाभ आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो सकता है कि आज हमने गुरुजी को बुलाया है तो इस उद्देश्य से ही बुलाया हो कि शायद भला होना ही और हो सकता है कि ये पॉडकास्ट थोड़ा बाद में रिलीज़ हो, लेकिन मैं इसकी रील पहले ही कटवा दूंगा ताकि जिसका कल्याण हो सके वो हो जाए। बहुत अच्छा। तो गुरुजी हमने बात करी, मेटल्स की बात करी, हमने ये बात करी कि इस मंगलवार से उपाय करेंगे तो ये होगा। अब ये बताइए, हमारी सारी ऑडियंस स्टॉक मार्केट वाली है, तो कोई दिशा है जिसमें बैठ के ट्रेडिंग करनी चाहिए या कोई ऐसा मंत्र करना चाहिए जिससे कि हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आए? स्टॉक मार्केट वाले पैसे कैसे कमाएं स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके? देखिए आजकल जो है बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी है, लॉजिक भी है और टेक्नोलॉजी का भी उसमें जो है सहारा है, एआई का, और जो प्रोजेक्शन होते हैं, जो की पैरामीटर होते हैं शेयर मार्केट्स के, उस सबको पता है जो ये डील करते हैं। तो अब धन आपने बढ़ाना है, हमने एक ये जनरल उपाय बताए, उसमें एक और उपाय ऐड करूँगा कि दिल मांगे मोर, और जो आप मेहनत करते हैं उससे काम बनते हैं, लेकिन जब उसमें माता लक्ष्मी जी की कृपा जुड़ जाती है ना तो फिर वो वारे न्यारे हो जाते हैं। और उसके लिए माता लक्ष्मी जी का दिन है शुक्रवार। हर शुक्रवार को घर में खीर बनाइए, माता लक्ष्मी जी को भोग लगवाइए, लाल फूल चढ़ाइए, उनको बहुत पसंद है, कोई गंध सुगंध वो चढ़ाइए, और श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। श्री सूक्तम ऋग्वेद की 16 ऋचाएँ हैं जो कि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे पावरफुल सूक्तम है, और उनको प्रे कीजिए। आप देखें कुछ महीनों में उनकी कृपा बढ़ने से आपके सारी चीज़ों में लाभ बढ़ने लग गया, प्रगति बढ़ने लगी है। ओम हिरण्यवर्णा। हाँ जी। और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी टफ रहती है श्री सूक्तम की। एक बार आप सुनिए, यूट्यूब पे सुनिए, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, और कुछ कोशिश कीजिए, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। और पढ़ने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। और मैं जहाँ तक पढ़ता हूँ तो इतना मुश्किल भी नहीं है, आप अगर हिंदी आती है ना तो आप कर पाएंगे, कुछ टाइम में आप समझ जाएंगे। तो YouTube पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ से दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि लोगों को आसानी हो। बिल्कुल और उनको सुन के खुद बोलने की प्रैक्टिस कर ले। वैसे वो पाठ करने के बाद बहुत शांति भी मिलती है। हम लोग पहले करते थे, बीच में होता है कि थोड़ा सा। अब शुरू कर लीजिएगा इस शुक्रवार से, और ये 8 मंगलवार भी अपने लिए भी ध्यान रखना, ये सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं है। तो गुरुजी ये आपने 30 अक्टूबर का तो बताया कि मेटल्स में बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन मेरा प्रश्न फिर वहीं का वहीं है, जो लोग चांदी में 3 लाख 3.5 लाख में फंस गए हैं उनको मुक्ति कब मिलेगी, वो कब प्रॉफिट में आएंगे? 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा? 30 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति
अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जो ग्रह मंडल के राजा सूर्य की है, और वहाँ पहले से ही केतु जी बैठे हैं। तो केतु बैठे हैं और गुरु वहाँ पहुँचेंगे, तो ये 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय होगा जब गुरु और एक केतु बिल्कुल पास पास होंगे, और इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी मेटल में। और एक बार जब केतु वक्र गति से पीछे की तरफ चलते हैं, 5 दिसंबर को वो कर्क राशि में आ जाएंगे, और उस समय गुरु जो हैं बिल्कुल स्वतंत्र फ्री हो जाएंगे, उन पर कोई उन पर मैलेफिक अफेक्ट नहीं रहेगा। उसके बाद मेटल के रेट्स बढ़ेंगे, चांदी के भी, सोने के, कॉपर के, लेड के, जिंक के, सब बढ़ेंगे प्रोपोर्शनेट। हल्दी भी महंगी होती है, हल्दी भी गुरु की चीज़ है। हल्दी 300 से 500 हो जाती है, वी डोंट केयर, क्योंकि महीने में 100-200 ग्राम लगती है, लेकिन रेशो देखिए वो भी 60% बढ़ती है 300 से 500 हुई तो। और केसर है, केसर भी गुरु की चीज़ है। पुखराज जो रतन है वो भी गुरु की चीज़ है। तो जो लोग फंस गए हैं, अब है तो तकलीफ दे बात, लेकिन अगर वो एवरेज आउट करने की क्षमता रखते हैं, तो जो इस समय साइडवेज हो गया है 250 240 इस तरह, उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, और सोना भी ऐड कर सकते हैं। और ये साल ख़त्म होते होते सोना मुझे 1.90-2 के बीच में दिखता है, और चांदी भी 3.5 तक दिखती है। और अनसर्टिनिटी जितनी बढ़ेगी वर्ल्ड में, क्योंकि इट इज़ द रियल हार्ड करेंसी, जो हार्ड ही होती है। नोट को तो आप ऐसे घुमा दोगे, इसको नहीं घुमा सकते। तो स्टॉक मार्केट में तो अक्सर लोग फंसे ही रहते हैं, क्योंकि एक सेबी का डेटा भी है, वो ये कहता है कि 93% लोग लॉस में आ जाते हैं, लॉस ले लेते हैं या लॉस में रहते हैं। तो गुरुजी कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि 93 से 90 हो जाए, फिर 87 हो जाए, फिर 85 हो जाए, मतलब कुछ बेहतर कर पाएँ स्टॉक मार्केट के लोग अपने जीवन में, और लॉस कम हो जाए या लॉस से प्रॉफिट में आ जाएं, कुछ ऐसी रेमेडी? गुरुजी इसमें एक मैं ऐड करूंगी, मैं भूल जाऊंगी फिर। इन्होंने बोला कि कोई ऐसी रेमेडी जिससे कि स्टॉक मार्केट वाले बेनिफिट कर पाएँ। मैं एक पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को कोई प्रोफेशन सूट करता है, कुछ को कोई नहीं करता है, तो हम यहाँ पर है कि सबका भला होना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ है जिससे पता चले कि ये प्रोफेशन हमारे लिए है ही नहीं? क्योंकि कई लोग निरंतर लॉस लेते हैं, तो हम नहीं चाहते कि लोगों का लॉस हो। तो जैसे अब मान लीजिए अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता, अगर मैं ज़बरदस्ती जाऊँगी तो मैं उतना नहीं परफॉर्म कर पाऊँगी। सो कोई ऐसे चीज़ जिससे पता चल जाए कि स्टॉक मार्केट आपके लिए बना भी है या नहीं बना है? श्योर, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और यही मेरे मन में घूम रहा था कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती है। और हम भी स्टॉक मार्केट करते रहे, जॉब में थे, एडिशनल इनकम हो जाए। अभी भी हम अपने दोस्तों से पूछते हैं जो हम उम्र हैं, भाई क्या कमाए? कहते यार मन लगा रहा, टाइम पास हो गया। मतलब कमाने वाली बात। और देखिए, आपको अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपनी सरकार बनाना। सरकार बनाने के लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए। अब आपकी कुंडली में ज़्यादातर ग्रह जो हैं खराब बैठे हैं, और दुरस्थानों में बैठे हैं, जैसे 6, 8वें 12वें बैठे हैं, या नीच के बैठे हैं, या अस्त बैठे हैं, या मैलेफिक हैं, तो कहाँ से कमा पाओगे पैसा? भाई हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी गरीबी रेखा के नीचे वालों को खींचने में ही लगी रहती है, वहीं से वोट भी आते हैं। तो अगर इतना आसान होता सबका अमीर हो जाना, तो ये समस्या ही नहीं आती थी। तो उसमें हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं, और इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन होती है। जैसे जिस समय जातक का जन्म होता है, ईस्ट होराइजन पे जो राशि उदित हो रही है उसको लगन बोलते हैं, असेंडेंट बोलते हैं। अगर आपका लगन और लग्नेश, जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी और जीवन को रिफ्लेक्ट करता है सिंगल पॉइंट पे, वो मजबूत है, तो आपने एक स्कोर गेन कर लिया शेयर मार्केट के लिए और ओवरऑल भी। अगर लगन और लग्नेश ही कमज़ोर हो गया, फाउंडेशन ही कमज़ोर हो गई जीवन की, तो फिर आप कितना ही कोशिश कर लो, बिल्डिंग बनाओगे, बार बार वो क्रैक होगी, गिरेगी, यानी घाटे होंगे। अच्छा, दूसरा भाव धन का है। धनेश आपका बहुत बढ़िया बैठा है, मजबूत है अपनी राशि में, उच्च राशि में, वो धन देगा आपको। आप 10% मेहनत करोगे, 100%
आपको गेन दे देगा। अगर वो खराब हो गया 100% मेहनत करो 10% गेन होगा। आप कहते हैं यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मिलता कुछ नहीं, रोटी बड़ी मुश्किल पूरी होती। कोई दूसरे को देखोगे मिट्टी को हाथ लगाया सोना हो गया। तो आपको अपनी कुंडली चेक करनी है कि ये आपको सडन गेन देने वाली है कि नहीं। शेयर मार्केट में सडन गेन होते हैं। और फिर उसमें पंचम भाव, ब्रेन, बुद्धि, जो आपको जजमेंट करनी है मार्केट की हो। नवा, भाग्य का भाव, भाग्य कितना स्ट्रांग है। अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो आपको खींच के लाके दे देगा, उसकी जिम्मेवारी है। फिर हाउस ऑफ प्रोफेशन, 10th हाउस, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वही स्ट्रांग नहीं, आप कितना ही कर्म कर लो वहां से गेन ही नहीं होने देगा। फिर 11th हाउस होता है लाभ स्थान, हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ एम्बिशंस, उसका भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको अपनी इंडिविजुअल कुंडली चेक करवानी पड़ेगी। मुझे मेरे बेटे ने भी पॉडकास्ट में यही प्रश्न पूछा था जो आपने पूछा। तो अगर 9 में से 5 ग्रह, 4.5 हो गए ना, आधे फ्रैक्शन में तो नहीं जाएंगे, 9 में से 5 ग्रह और 12 में से 7 घर आपके फेवरेबल हैं तो स्टॉक मार्केट से आप कमा सकते हैं, नहीं तो वो फिर 90% वालों में चले जाएंगे। तो गुरुजी कोई सॉफ्टवेयर या कुछ है, जैसे अगर कोई अपना चेक करना चाहे तो कैसे करे, या उनको पंडित जी की जरूरत पड़ेगी? देखिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से ही गाइडेंस लेनी पड़ेगी। और उसके केस में मान लीजिए उसके 4 प्लेनेट फेवरेबल हैं तो 5वें के लिए क्या वो रेमेडी कर ले। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फिर शेयर मार्केट में मंडेन अफेयर भी बहुत अफेक्ट करता है। आपका सब कुछ ठीक है, अब वहाँ बम्बार्टमेंट चालू हो गई, खाड़ी के देशों में झगड़ा चालू हो गया, वार हो गई, आपका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन अफेक्ट तो आप हो गए, मार्केट बैठ गई नीचे, सेंटिमेंट सर्ट हो गए पूरी दुनिया में। तो आज जो है ना, हम तो शुरू से मानते हैं वासुधैव कुटुंबकम, लेकिन आज दुनिया देख रही है कि सारा इंटरकनेक्टेड है, आप आइसोलेशन में नहीं हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी कि देश, काल, परिस्थिति और अपनी स्थिति, अगर इसमें आप तारतम्य बैठा पाते हैं और जो हैं अपने ग्रहों के हिसाब से आप फेवरेबल है तो आप इसमें आगे बढ़िए। नहीं तो अच्छा है कि आप बॉन्ड खरीदिए, आप एफडी लगाइए, ताकि लॉस तो नहीं होगा ना। अगर हैवी गेंस नहीं होगा तो लॉस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। और जो है आजकल म्यूचुअल फंड हैं बड़े अच्छे अच्छे, जिसके आप मास्टर हैं, गाइड करते हैं, और मैं आपसे गाइडेंस लूंगा इसके बाद। मेरा एक मतलब बिल्कुल अंतिम ही प्रश्न समझें गुरुजी आप, ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इस वक्त बड़ी मतलब एक असमंजस स्थिति में है। ईरान अपने आप को पावरफुल समझता है, चाइना समझता है, इधर रशिया है, उधर यूएस है, इधर इंडिया है। ये 5-6 देशों का बहुत एक्टिव रोल हो गया है आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और आप देख भी रहे हैं सब तरफ अशांति है। मतलब पहले ईरान इराक हम कई साल तक देखते रहे, फिर लीबिया देखा, फिर इराक देखा, फिर अफ़गानिस्तान, फिर रशिया यूक्रेन, फिर लीबिया, फिर बीच में ग्रीनलैंड पे हमने काफ़ी वो सुना। और अमेरिका कहीं ना कहीं इसमें जो है हर जगह इन्वॉल्व हो जाता है, हो रहा है, या अपने आप को, वैसे तो सुपर पावर है ही है। तो क्या ये शिफ्ट ऑफ पावर हो रहा है, या आपको लगता है कि ये जियोपॉलिटिकल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आज हर आदमी इससे ग्रस्त हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं तो हमारे पे असर नहीं आ रहा। अगर कल को गैस महंगी, अब आप देखिए गैस कितनी महंगी हो गई, तेल महंगा होएगा तो हर व्यक्ति इससे इफ़ेक्ट होएगा, हर चीज़ महंगी होगी। तो इसको क्या लग रहा है कि क्या ये देश में शांति होएगी, क्या होगा देश का प्रकरण आगे, और ये देशों की जो सुपर पावर है, और क्या चाइना का जो सुपर पावर बनने का सपना है वो पूरा होगा? आपका क्या ज्योतिष कहता है इसमें? जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन आपने बताई बिल्कुल सही उसी तरह चल रही है। नए इकोनॉमिक ऑर्डर, नए स्ट्रेटेजिक ऑर्डर, नए मिलिट्री ऑर्डर, ये सब बन रहे हैं। पूरा जो पुराना सिस्टम ध्वस्त होकर एक नया सिस्टम क्रिएट हो रहा है। और देशाध्यक्ष जो हैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं, और उनके हमारी मुंबई की भाषा में कहते हैं दिमाग का सटक जाना। दिमाग का सटक जाना, आप देखिए ट्रंप साहब कभी कुछ कहते हैं, 2 घंटे बाद कुछ कहते हैं, मतलब उनकी आपस की बात ही नहीं टैली होती, कंट्राडिक्टरी हो रही है। और इसका जो है हर एक देशाध्यक्ष की एक एक स्टेटमेंट का, और इसमें बड़े जो आतंकी ग्रुप हैं
वो भी अपनी वर्चस्व को दिखा रहे हैं, जैसे हूती है, हिजबुल्ला है, हमास है। तो इनके नेता भी, इनके आतंकवादी भी कुछ बोल देते हैं, हर एक पे हमारी शेयर मार्केट पूरे वर्ल्ड वाइड रिएक्ट करती है। तो 2026 में शेयर मार्केट से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखिए, क्योंकि ये बुद्धिजीवियों के हाथ से निकल के लड़ाकू लोगों के हाथ में चली गई है, लड़ने वालों लोगों के कंट्रोल में चली गई, कि उनकी बातों से प्रभावित हो रही है। कहीं अगर बम्बार्टमेंट हो गई ऑयल फील्ड में, आपके जो खाड़ी के देशों में, उनकी जो सप्लाई में, जैसे अभी हरमज में हो गई है, तो भाव बढ़ रहे हैं, उसका हर चीज़ पे इफेक्ट आ रहा है, सेंटीमेंट्स पे भी आ रहा है। तो ये चीज़ें अभी रुकने वाली नहीं है। अच्छा, 2026 में आपको शांति होती नहीं दिख रही है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, और ग्रह ही हमारे दिमाग को घुमाते हैं, और किस तरह पूरी दुनिया में देशाध्यक्षों को घुमा रहे हैं आप देख रहे हैं। रही सुपर पावर बनने की बात चाइना की, तो चाइना जितना अंदर से स्ट्रांग हो चुका है, उसने अपना पूरा एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है। और उनकी भी जो ये जिद है कि अमेरिका को पीछे छोड़ना है, और अमेरिका को उन्होंने चैलेंज तो दे दिया है। और मुझे कई बार ये लगता है कि अंदर से वो अमेरिका से कई चीज़ों में आगे जा चुके हैं, और अगले आने वाले कुछ सालों में वो अमेरिका को डाउन कर देगा, कर देंगे। यस। और रशिया का क्या स्थिति रहेगी? रशिया जो है ना, अपना स्टेटस क्यों मेंटेन रखेगा। और उनकी जो कम्युनिस्ट कंट्री कौन कौन है? रशिया, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। 5 ही तो ये हैं, शायद क्यूबा भी है। इधर शायद कोरिया नहीं, कोरिया जो है, ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, ये कहने को कम्युनिस्ट के लिए जो जिनपिंग जो है, इनका जिनपिंग नहीं, वो जो उनका तानाशाह है। तो जो नॉर्थ कोरिया है वो तानाशाह कंट्री है, वो आपको कम्युनिस्ट कंट्री नहीं। कम्युनिस्ट 5 या 6 ही हैं। तो ये जो है आपस में मिले हुए हैं जो कम्युनिस्ट हैं, ये हावी हो जाएंगे यूएसए पे। अच्छा, चाइना और इसका रशिया का तो कोलिशन है ही ना, दोनों फ्रेंडली कंट्री, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है। और खुंदक वियतनाम को भी बहुत है, बर्बाद करने वाला उनको यूएसए ही है, ख़त्म कर दिया था उस कंट्री को उसने, 25 साल तक मारा है। तो ये अभी जो मुझे भविष्य दिख रहा है अगले 4-5 साल में, ये मिल के दबा देंगे यूएसए को। तो कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आने वाला भविष्य ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम भविष्य मलिका पुराण को रेफर करें, और गुरु अतिचारी 2032 तक है, सबसे शुभ ग्रह गुरु होता है, जिससे हमें उम्मीद होती है कि हमें जो है कृपा आएगी गुरु की और चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन वो तीव्र गति से चल रहे हैं, अपने पूरे अच्छे प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, उस वजह से चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। और भविष्य मलिका पुराण तो ये कहती है कि 2032 तक तो इस धरती में बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। भविष्य मलिका में तो गुरुजी ये पुरी का जो मंदिर है, इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं गलत बात या नेगेटिव बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्या वो भी सत्य हो सकता है? या जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, दुनिया खत्म हो जाएगी, उसमें तो ये भी लिखा है। देखिए, दुनिया पूरी तरह से कभी ख़त्म नहीं होती है, कंटिन्यूटी एंड चेंज होता है। और एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं, जो भविष्य मलिका पुराण, ये हमारा वैदिक शास्त्र है, सनातन का शास्त्र है। लेकिन जब 6 अगस्त 1945 को पहला एटम बम नागासाकी पे डाला गया था, और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे डाला गया था, ये अभी तक एटॉमिक यूज़ सिर्फ वही हुआ है जी। और उसका विनाश हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में तब जापान सरेंडर कर गया था। उसके बाद जो फादर ऑफ एटम बम है, जिन्होंने थ्योरी दी थी E=mc², अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि सर, आप लोगों ने यूरोप में 2 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ ली हैं, और अब आपको क्या लगता है थर्ड वर्ल्ड वार कैसी होगी, तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा? उन्होंने सोचे, गंभीर हुए, बोले नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा, जिसकी आज हम बात करते हैं कि इट्स अ बिगनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड वार कहते। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर दिख रही कि चौथी विश्व युद्ध कैसा होगा, फोर्थ वर्ल्ड वार कैसी होगी। ये आइंस्टाइन के वर्ड हैं। उन्होंने कहा सर बताइए, वो बड़े हैरान हो कि थर्ड नहीं पता, फोर्थ बता रहे हैं।
कहते फोर्थ कैसे होगा? कहते वो तो पत्थरों और डंडों से होगा। पत्थरों और डंडों से? जी हाँ, ये रिकॉर्डेड है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मतलब तीसरे में दुनिया खत्म, विनाश बड़ा होगा। और तीसरे में क्या कह रही है भविष्य मलिका पुराण, क्या कह रही है? वो सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए आज तक के, और ये भविष्य मलिका पुराण, क्या दोनों में सामंजस्य नहीं है? हमारा वैदिक अद्भुत विज्ञान है, एंड मैं ये कहूँगा सनातन तो मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी आपका आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस ऑडियंस को जागृत करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने सरल और अच्छे उपाय दिए। दोस्तों करके देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई प्रमाण है, लेकिन जितना मैंने गुरुजी के बारे में सुना है, इनकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी सच होती हैं, काफ़ी प्रभावित होती हैं। उपाय बहुत सरल हैं लेकिन बहुत प्रभावित हैं। करके देखने में कोई बुराई नहीं है। क्या पता जीवन सरल हो जाए, क्या पता जीवन बेहतर हो जाए। विश्वास से करिए, बाकी होना ना होना प्रभु पे छोड़ देते हैं। आदमी का क्या कर्म है, मनुष्य का क्या कर्म है कि कर्म करता जा। मेरे को एक बहुत अच्छी कहानी दोस्तों याद आती है। एक नादान बच्चा था मेरे जैसा, वो रोज़ शिव जी के मंदिर में जाता था कि पहले वो जाता रहा, बोला शिव जी मेरी ना लॉटरी लगवा दो। पहले 10-15 दिन वो बहुत प्यार से बात करता रहा, जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा हटी हुआ कि शिव जी मैंने आपको बोला था आप मेरी लॉटरी लगवा दो, आप मेरी लॉटरी नहीं लगवा रहे हो। तो शिव जी सुनते रहे, प्रभु का काम है सुनना, कोई भी आके कुछ भी कह जाता है, प्रभु बहुत विवेक से सुनते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों और थोड़ा समय बीता, अब वो लड़ने पे आ गया, एग्रेसिव हो गया कि मैंने आपको बोला था, आपने मेरा ये काम नहीं किया, आप सबके काम करते हो, आप मेरा ही काम नहीं करते हो। तो शिव जी को भी दया आ गई, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा बोल बच्चे क्या चाहिए तुझे? तो शिव जी से वो बोला कि मैं आपके पास इतने दिन से आ रहा हूँ और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि मेरी लॉटरी लगवा दो, आपने इसकी लगवा दी, उसकी लगवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, आप पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं और आपने मेरा काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो तैयार बैठा हूँ तेरे को लॉटरी का नंबर लगवाने के लिए, परंतु समस्या मेरी ये है कि तूने लॉटरी ही नहीं खरीदी। तो क्या मतलब है कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, प्रभु तो सिर्फ आपका साथ देंगे। यही बात हमें शिव जी के इस छोटे से वाक्यात से पता लगती है, और यही बात हमें महाभारत से पता लगती है कि अर्जुन लड़ना तो तुझे पड़ेगा, मैं तो सिर्फ तेरे पीछे खड़ा होकर तुझे सही रास्ता दिखा सकता हूँ, लड़ना तुझे पड़ेगा। तो दोस्तों पंडित जी, बाबूजी सिर्फ आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप लोगों को आगे जाने का रास्ता बता सकते हैं, आपके अंदर की एक पॉजिटिविटी को जागृत कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि जीवन कैसे सरल करना है। लेकिन इन्होंने एक बात बीच में वर्ड यूज़ की थी, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। तो दोस्तों आज इस उम्र में ये देखिए, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने लिए इस उम्र में मेहनत कर रहा हूं, तो आप सब लोगों को भी मेहनत का तो देखो कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप मेहनत करते हैं और थोड़ा सा हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, हमारे जो सनातन में लिखा है, इसका उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं और इसके साथ चलते हैं आस्था के साथ, तो बेहतर से बेहतरीन हो सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी आपका आने के लिए और अपना और हमारी भी यही प्रार्थना है, विश्व का कल्याण हो, बस प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, लेट द पीस प्रिवेल। जय श्री राम। थैंक यू।